भारत के इतिहास में सांप्रदायिक हिंसा की कई दर्दनाक कहानियां हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी चोट छोड़ जाती हैं। आज हम जिन दस्तावेजों और रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, वो हमें 1989 के भागलपुर दंगों की तरफ ले जाती हैं। और इसे कई लोग महज एक दंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक संगठित नरसंहार तक कहते हैं। बिल्कुल। ये वो त्रासदी थी जिसने हजारों जानें ले लीं, गांव के गांव जला दिए और समाज का जो ताना बाना था उसे बुरी तरह से तोड़ दिया। सही। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी इन स्रोतों के जरिए कि हम समझें कि आखिर उस अक्टूबर में भागलपुर में हुआ क्या था, कैसे भड़की ये हिंसा, कौन था इसके पीछे, प्रशासन का क्या रोल था और सबसे अहम कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1989 का वो दौर, बिहार का माहौल कैसा था उस वक्त? क्योंकि किसी भी घटना को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ बहुत जरूरी होता है। निश्चित रूप से। देखिए, 80 का दशक बिहार के लिए काफी मुश्किल दौर था। राज्य में गरीबी थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, अपराध बढ़ रहे थे और इसके साथ ही वो जातीय तनाव और समीकरण वो भी समाज में बहुत गहरे थे। राजनीतिक तौर पर भी अस्थिरता थी। तो कुल मिलाकर एक तरह का विस्फोटक माहौल तो था ही। और ऐसे माहौल में था भागलपुर, जिसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। हाँ, रेशम के लिए मशहूर। हाँ, जहाँ जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, हिंदू और मुस्लिम बुनकर पीढ़ियों से साथ काम करते आए थे। एक तरह की मिलीजुली संस्कृति थी। तो फिर वहाँ क्या बदला? यही तो इसे और पेचीदा बनाता है। एक तरफ ये साझा इतिहास था, पर दूसरी तरफ पूरे देश में हवा बदल रही थी। वो राम जन्मभूमि आंदोलन तेजी से जोर पकड़ रहा था। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठन वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए समर्थन जुटा रहे थे और इसी के तहत वो रामशिला पूजन और रामशिला यात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ था। हाँ, वो जिसमें देश भर से ईंटें मतलब शिलाएं अयोध्या भेजी जानी थी। इसका असर तो भागलपुर जैसे शहरों पर पड़ा ही होगा, जहां मिली जुली आबादी थी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। ये यात्राएं सिर्फ धार्मिक नहीं थी, इनका एक साफ राजनीतिक मकसद भी था। माहौल में ध्रुवीकरण मतलब पोलराइजेशन बढ़ रहा था। भाषणों से, नारों से वो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जा रही थी। तो भागलपुर भी इससे अछूता नहीं रह सकता था। अक्टूबर 1989 आते आते हवा में एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। और फिर वो तारीख आई 24 अक्टूबर 1989, जिस दिन भागलपुर में रामशिला यात्रा का जुलूस निकलना था। और कहते हैं यहीं से हिंसा शुरू हुई। क्या हुआ था उस दिन? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलूस की तैयारी चल रही थी। माहौल में जोश तो था, पर एक किस्म का डर भी था। डर? हाँ, क्योंकि यात्रा के रूट को लेकर मतलब रास्ते को लेकर पहले से कुछ टेंशन थी, खासकर वो इलाके जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, जैसे तातारपुर। अच्छा, तो जुलूस जब शहर से निकला तब माहौल और गर्म आ गया। सुनने में आया है कि जुलूस में कुछ लोग काफी भड़काऊ नारे लगा रहे थे। जय श्री राम तो था ही, साथ में मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे भी थे। तो तनाव तो बढ़ना ही था। बिल्कुल। और जब ये जुलूस तातारपुर चौक के पास पहुंचा, हाँ, जो काफी संवेदनशील माना जाता था। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम बहुल इलाका, वहां स्थिति एकदम विस्फोटक हो गई। दोनों तरफ से भारी भीड़ जमा थी, टेंशन एकदम हाई थी। और तभी, जैसा कई रिपोर्टों में है, भीड़ में से किसी ने या तो बम फेंका या पत्थरबाजी हुई। ये साफ नहीं है कि किसने पहले शुरू किया, बम था या पत्थर। पर वो चिंगारी थी। हाँ, वही चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। और उसके फौरन बाद कैसे बिगड़े हालात? जैसे ही वो पहली घटना हुई, बस दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ी। लाठियां, तलवारें, चाकू, यहां तक कि पेट्रोल बम भी इस्तेमाल हुए। अरे बाप रे! देखते ही देखते पूरा इलाका जैसे जंग का मैदान बन गया। दुकानें लूटी जाने लगी, घरों पर हमले होने लगे। और पुलिस कहाँ थी इस सब में? क्या उन्होंने कुछ किया? पुलिस पहुंची तो थी, लेकिन उनकी भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल उठे बाद में। जांच रिपोर्टों में, लोगों के बयानों में ये बात बार बार आई। कैसे सवाल? आरोप ये थे कि पुलिस ने सिर्फ स्थिति को संभालने में नाकाम रही, बल्कि उसने पक्षपात किया, बायस्ड रवैया अपनाया। पक्षपात किस तरह का? कई स्रोतों का कहना है कि पुलिस ने कथित तौर पर मुस्लिम भीड़ पर तो बल प्रयोग किया, गोलियां भी चलाईं, जिसमें कई लोग मारे भी गए, लेकिन दूसरी तरफ जो हिंसक भीड़ थी उसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। मतलब एक तरफा कार्रवाई? हाँ बिल्कुल। कुछ मामलों में तो ये भी आरोप लगे कि पुलिस या तो चुपचाप देखती रही या फिर दंगाइयों को एक तरह से शह दे रही थी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। और यही वो सवाल आता है जो बार बार उठता है,
क्या ये बस दो गुटों में अचानक हुई लड़ाई थी या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई साजिश? देखिए, किसी भी बड़े दंगे की तरह यहाँ भी मामला सीधा नहीं है। ये कहना कि सब कुछ पहले से प्लान्ड था शायद मुश्किल हो। लेकिन जिस तरह से हिंसा फैली, जिस तरह से खास इलाकों को, खास समुदाय को निशाना बनाया गया और जिस तरह प्रशासन ने रिएक्ट किया, या कह लें कि रिएक्ट नहीं किया, उससे शक तो पैदा होता है कि इसमें संगठित समूहों का हाथ था, या कम से कम उनकी मिलीभगत तो थी। तो अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो कौन से पक्ष या संगठन थे इसमें? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? जैसे मैंने कहा, शुरू में तो आम लोग थे दोनों तरफ, लेकिन बहुत जल्द हिंसा ने एक ऑर्गेनाइज्ड, मतलब संगठित और टारगेटेड रूप ले लिया। आरोप लगे विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जैसे संगठनों पर, जो उस वक्त राम मंदिर आंदोलन चला रहे थे। उन पर माहौल खराब करने और हिंसा भड़काने में भूमिका का आरोप था। वो यात्रा, वो नारे, सब इसी से जोड़कर देखे गए। और क्या मुस्लिम पक्ष से भी कोई भूमिका बताई गई? बल्कि एक सोची समझी या कम से कम संगठित हिंसा मानते हैं। अच्छा। और हाँ, एक और एंगल था, वो आपराधिक तत्व, क्रिमिनल्स। उन्होंने इस हंगामे का फायदा उठाया, दंगे की आड़ में लूटपाट की, दूसरे अपराध किए। ये भी अक्सर ऐसे दंगों में होता है। और इन सब में जो सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है प्रशासन का रोल। खासकर तत्कालीन डीएम केएस द्विवेदी का नाम बार बार आता है। उन पर क्या आरोप थे? केएस द्विवेदी पर तो बहुत ही संगीन आरोप लगे। पक्षपात करने का, एक समुदाय के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने का, और यहाँ तक कि कुछ हिंसा करने वालों को बचाने का भी आरोप था। बचाने का? हाँ, कई जांच आयोगों ने, कई रिपोर्टों ने उनकी भूमिका को बहुत नेगेटिव पाया। ये कहा गया कि अगर प्रशासन ने ठीक से, बिना पक्षपात के, सख्ती से काम लिया होता तो शायद हिंसा इतनी बढ़ती ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य सरकार, उस वक्त बिहार में कांग्रेस की भागवत झा आजाद सरकार थी, वो पूरी तरह फेल हो गई। बिल्कुल, पूरी तरह से। राज्य सरकार ना तो स्थिति की गंभीरता समझ पाई, ना उसे कंट्रोल कर पाई। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। तो निचोड़ यही है कि भले ही चिंगारी एक छोटी घटना रही हो, लेकिन ये जो आग फैली, ये उस समय के राजनीतिक माहौल, कुछ संगठित समूहों की भूमिका और सबसे बढ़कर प्रशासन की भयानक लापरवाही या मिलीभगत कहें, उसका नतीजा थी। और ये दिखाता है कि कैसे प्रशासन की नाकामी या पक्षपात छोटी घटनाओं को भयानक त्रासदी में बदल सकता है। बिल्कुल सही। और ये हिंसा सिर्फ ततारपुर तक नहीं रुकी, ये आग तो पूरे भागलपुर शहर और आसपास के गांवों तक फैल गई। कितना भयानक था इसका फैलाव! ये आग तो जैसे जंगल में लगती है वैसे फैली। भागलपुर शहर के कई इलाके, पर्वती, नया बाजार, मुजाहिदपुर, चंदेरी बुरी तरह जले। लेकिन सबसे ज्यादा वहशीपन, सबसे ज्यादा बर्बरता हुई गांवों में। हाँ, चंपानगर, लोगाइन, रसूलपुर, खैरुजापुर, ऐसे कई गांव थे जो लगभग तबाह कर दिए गए। किस तरह के अत्याचार हुए, क्या बताती हैं रिपोर्ट्स? वो सुनना भी मुश्किल है। घरों को, दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया, लूटा गया, लोगों को घरों से खींच कर निकाला गया, बेरहमी से मारा गया। तलवारें, भाले, गंडासे सब इस्तेमाल हुए। औरतों और बच्चों के साथ? उन्हें भी नहीं बख्शा गया। कई जगहों पर सामूहिक हत्याएं हुई। और इसी में वो लोगायन गांव का जिक्र आता है, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। हाँ, लोगायन गांव, वो शायद भागलपुर नरसंहार का सबसे क्रूर, सबसे विभत्स चेहरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 अक्टूबर को पास के गांव के मुस्लिम पुरुषों को पुलिस और भीड़ ने मिलकर पकड़ा। पुलिस और भीड़ ने मिलकर? हाँ, यही आरोप है। इनमें से 116 लोगों को लोगैन गांव के बाहर एक खेत में ले जाया गया। वहां उन्हें मारकर या घायल करके पास के तालाब में फेंका, फिर एक गोभी के खेत में दफना दिया। गोभी के खेत में? हाँ, और जब महीनों बाद ये सामूहिक कब्रें खोदी गईं और उनके ऊपर गोभी उगी हुई मिली, तो इस घटना की बर्बरता ने सबको सन्न कर दिया था। ये तो कल्पना से भी परे है। इंसान इतना गिर सकता है, और ये सब कुछ घंटों या दिनों में नहीं हुआ। नहीं, यही बात भागलपुर को और भयानक बनाती है। मेन हिंसा शायद शुरू के कुछ दिनों में ज्यादा थी, लेकिन जो छिटपुट घटनाएं थी, जो तनाव था, डर था, वो लगभग 2 महीने तक बना रहा। 2 महीने तक? हाँ, लोग घरों से निकलने से डरते थे, राहत कैंपों में रहने को मजबूर थे, जिंदगी बिल्कुल रुक गई थी। ये रुक रुक कर चलने वाली हिंसा का मतलब था लगातार मौत के साए में जीना। हम पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर बात कर रहे थे। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या सक्रिय भागीदारी के भी आरोप थे? दोनों तरह के आरोप हैं। कई जगह पुलिस पर निष्क्रिय रहने के आरोप लगे, मतलब हिंसा हो रही है और वो कुछ नहीं कर रहे। कुछ मामलों में, जैसे तातारपुर फायरिंग, उन पर एक तरफा और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोप लगे। और मिलीभगत के आरोप? हाँ, सबसे गंभीर आरोप वही थे।
जैसा लोगेन गांव के मामले में भी सामने आया कि कुछ पुलिस वाले दंगाइयों से मिले हुए थे और उन्होंने हिंसा में या तो हिस्सा लिया या मदद की। और जिलाधिकारी द्विवेदी, उन पर जो सवाल उठे उनका क्या हुआ? शुरू में तो उन्हें बचाने की कोशिश हुई, लेकिन दबाव बढ़ा, जांच रिपोर्टें आईं तो उन्हें सस्पेंड किया गया। पर उन पर जो आरोप थे उस हिसाब से सजा शायद ही कभी मिली। और राज्य सरकार? राज्य सरकार की नाकामी तो साफ थी। वो न हिंसा रोक पाई, न पीड़ितों को टाइम पर राहत दे पाई, न सुरक्षा। ये पूरी तरह से शासन की विफलता थी, गवर्नेंस फेलियर। इस पूरी त्रासदी का मानवीय पहलू वो सबसे दर्दनाक है। नुकसान कितना हुआ, आंकड़े क्या कहते हैं? सरकारी आंकड़े देखें तो मरने वालों की संख्या करीब 900 बताई गई। लेकिन लगभग सभी स्वतंत्र जांचें, मानवाधिकार संगठन, मीडिया रिपोर्ट्स वो इस आंकड़े को बहुत कम मानती हैं। असल अनुमान 2000 या उससे भी कहीं ज्यादा मौतों का है। 2000 से ज्यादा? हाँ, और कई लोग तो ऐसे थे जो बस लापता हो गए, उनका कभी कुछ पता ही नहीं चला। और घर बार संपत्ति का नुकसान वो भी भयानक था। अंदाजा है कि 11,000 से ज्यादा घर या तो जला दिए गए या तोड़ दिए गए। 11,000? हाँ, और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। सोचिए, 50,000 लोग रातों रात अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। उन्हें महीनों, कुछ को तो सालों राहत कैंपों में बहुत बुरी हालत में रहना पड़ा। और इन आंकड़ों के पीछे कितनी अनकही कहानियां होंगी। महिलाओं के साथ हिंसा, बच्चों पर अत्याचार। बिल्कुल, सांप्रदायिक दंगों में अक्सर यौन हिंसा एक हथियार की तरह इस्तेमाल होती है। हाँ। भागलपुर में भी औरतों के साथ बलात्कार और ज्यादती की घटनाएं हुई, लेकिन शर्म, डर, सिस्टम पर भरोसे की कमी, इन वजहों से ज्यादातर मामले कभी सामने ही नहीं आए, दर्ज ही नहीं हुए। बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते देखा, अनाथ हो गए। इस हिंसा ने एक पूरी पीढ़ी के मन पर जो जख्म छोड़ा है वो शायद कभी भरेगा नहीं। और आर्थिक असर, खासकर सिल्क सिटी की पहचान पर। हाँ, भागलपुर का जो मशहूर रेशम उद्योग था वो लगभग खत्म हो गया। हाँ, मतलब बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। दंगे ने शहर की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। कारीगर भाग गए, सप्लाई चेन टूट गई, व्यापार बंद हो गया। जो भरोसे का माहौल चाहिए होता है ना व्यापार के लिए, हाँ, बिल्कुल, वो पूरी तरह खत्म हो गया। शहर को इस आर्थिक झटके से उभरने में दशकों लग गए। ये दिखाता है कि कैसे ये हिंसा सिर्फ जाने नहीं लेती, ये समुदायों की आर्थिक रीढ़ भी तोड़ देती है। इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, इसका राजनीतिक असर क्या हुआ और मीडिया ने इसे कैसे कवर किया? राजनीतिक तौर पर तो ये भूचाल जैसा था। उस वक्त के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की सरकार पर हर तरफ से सवाल उठे। उनकी लीडरशिप, सरकार की नाकामी, इस पर इतनी आलोचना हुई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, इस्तीफा देना पड़ा? हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस सरकार की काफी किरकिरी हुई। और आरोप प्रत्यारोप तो चले ही होंगे। जाहिर है, बीजेपी और वीएचपी पर दंगे भड़काने के आरोप लगे जोर शोर से, हालांकि उन्होंने इनकार किया। विपक्ष ने, खासकर जनता दल ने, इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया और आने वाले चुनावों में इसका फायदा भी उठाया। ये घटना बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इसने आने वाले सालों के लिए सारे समीकरण बदल दिए। और मीडिया, क्या सच्चाई फौरन सामने आ गई थी? मीडिया का रोल खासकर शुरू में थोड़ा मिला जुला सा रहा। कुछ लोकल अखबारों पर तो भड़कने वाली रिपोर्टिंग के भी आरोप लगे। नेशनल मीडिया ने भी शायद शुरू में इसकी पूरी भयावहता को नहीं समझा या शायद उससे दबाने की कोशिश हुई। ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगेन जैसी खबरें बाहर आईं और जो इंडिपेंडेंट पत्रकार थे, मानवाधिकार समूह थे, उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू किया, तब जाकर देश और दुनिया को पता चला कि भागलपुर में कितना बड़ा नरसंहार हुआ है और इसने सबको शर्मिंदा कर दिया। सबसे जरूरी सवाल, क्या पीड़ितों को न्याय मिला? जांच और सजा का क्या हुआ? न्याय का रास्ता वो बहुत लंबा और बहुत मुश्किल साबित हुआ। शुरू में लोकल पुलिस की जांच पर तो गंभीर सवाल थे ही। बाद में कई मामले और पूरी जांच सीबीआई को दी गई। कई जांच आयोग भी बने, उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी। क्या किसी को सजा हुई? हाँ, कुछ मामलों में सजा हुई। ये एक पॉजिटिव बात कह सकते हैं, भले ही देर से हुई। सबसे अहम फैसला 2007 में आया, जब लोगेन गांव नरसंहार मामले में 14 लोगों को उम्र कैद हुई। इनमें कुछ पुलिस वाले भी थे। अच्छा, पुलिस वाले भी? हाँ, कुछ और मामलों में भी सजाएं हुई। लेकिन क्या इसे पूरा न्याय कह सकते हैं? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सैकड़ों केस दर्ज हुए थे, हजारों आरोपी थे, लेकिन ज्यादातर या तो सबूत नहीं मिले, या गवाह मुकर गए, या फिर वो लंबी कानूनी प्रक्रिया उसमें बरी हो गए। आज भी बहुत से पीड़ित परिवार हैं जो मुआवजे से, न्याय की पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। उनका संघर्ष तो आज भी जारी है। ये दिखाता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए ऐसे मास वायलेंस के मामलों से निपटना कितना बड़ा चैलेंज है। तो आखिर में भागलपुर की ये दर्दनाक कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या सबक हैं इसके?
सबसे बड़ा सबक तो यही है, और बहुत सीधा सा है, कि सांप्रदायिक नफरत कितनी भयानक, कितनी विनाशकारी हो सकती है। ये सिर्फ जाने नहीं लेती, घर नहीं जलाती, ये समाज के आपसी भरोसे को, इंसानियत की जड़ों को हिला देती है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करना, भावनाओं को भड़काना, कितना खतरनाक खेल है। उनकी जरा सी चूक या उनका पक्षपात त्रासदी को कितना बड़ा बना सकता है। इस पूरे खेल में हार तो सिर्फ इंसानियत की हुई, उन हजारों बेगुनाहों की हुई जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल, कोई नहीं जीता इस हिंसा से। हर समुदाय का नुकसान हुआ। सवाल यह है कि क्या हमने भागलपुर से या उसके बाद हुए और दंगों से कोई असली सबक सीखा है? क्या हम आज उन वजहों को रोक पा रहे हैं जिनसे ऐसी नफरत पनपती है? या फिर इतिहास बस खुद को दोहराने का इंतजार कर रहा है और हम अनजाने में फिर उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां नफरत की आग एक बार फिर सब कुछ जला सकती है? ये सवाल है जिस पर शायद हम सभी को रुककर सोचना होगा।